नमस्कार। देखिए, इस वीडियो में मैं आपको टॉर्जन ऑफ शाफ्ट से रिलेटेड 25 एमसीक्यूज़ कराऊंगा और सोम के बाकी टॉपिक के एमसीक्यू देखने के लिए आप स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल नाम की प्लेलिस्ट को देख सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, इफ़ अ सर्कुलर शाफ्ट इज सब्जेक्टेड टू अ टॉर्क टी and bending moment m, then the ratio of maximum bending stress and maximum shear stress is given by। देखिए, यहाँ पर जो मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस है उसको तो आप उसी तरीके से निकाल सकते हैं जो तरीका मैंने आपको बेंडिंग एंड शेयर स्ट्रेसेस वाली वीडियो में बताया था, यानी बेंडिंग इक्वेशन को यूज़ करके। और शेयर स्ट्रेस की जब बात करेंगे तो उसके लिए हम टॉर्जनल इक्वेशन को यूज़ करेंगे। अब आप इन दोनों को समझिए। जो ऊपर सिग्मा मैक्स लिखा हुआ है उसमें आप देख सकते हैं सामने लिखा हुआ है m/z। तो ये मैं आपको बेंडिंग इक्वेशन में बता चुका हूँ कि कहाँ से आता है, उस वीडियो को आप देख सकते हैं। वहाँ पर जो z है वो सर्कुलर सेक्शन के लिए π/32 d³ होता है, तो उसी हिसाब से हमने इसको कर दिया 32/m और πd³। और अब बात करते हैं शेयर स्ट्रेस की, तो ये निकलता है टॉर्जन इक्वेशन से। ठीक है, शॉर्ट में बता देता हूँ, वैसे इसकी बात आगे कर रखी है मैंने अच्छे से। T/J होता है। अब यहाँ पर हमने τ/r को यूज़ किया है, बीच वाला यहाँ पे हाइड कर दिया है, इसमें बीच में g(θ/L) भी होता है। तो इसमें जब आप r को इधर भेजेंगे तो r को आप यहाँ चाहे तो इधर भी लिख सकते हैं जब यहाँ से हटाएंगे, और चाहे तो यहाँ नीचे भी लिख सकते हैं। तो ये जो z/r होता है यही यहाँ पर zp होता है, पोलर सेक्शन मॉड्यूलस, और जो z होता है वो पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है। ठीक है, तो जैसे वहाँ पर ये जो z होता है ये I/y होता है, तो यहाँ पर जो zp है वो z/r हो जाता है। चलिए, तो यहाँ पर जो है वो सिग्मा मैक्स और टाउ मैक्स हम निकाल लेंगे अलग से, और दोनों को फिर हम इनका रेशियो देखना है तो एक दूसरे के अपॉन में रख देंगे। तो 32m/16t आएगा, क्योंकि πd³ इसमें कैंसिल हो जाएगा, तो फाइनली बचेगा 2m/t। तो ऑप्शन यहाँ पर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। द इक्विवेलेंट स्टिफनेस ऑफ टू स्प्रिंग्स ऑफ स्टिफनेस S1 एंड S2 ज्वाइंड इन सीरीज इज गिवन बाय। तो इक्विवेलेंट स्टिफनेस निकालते हैं हम दोनों केसेस में, जब हम शाफ्ट्स को पैरेलल जोड़ते हैं और जब उनको सीरीज़ में जोड़ते हैं। तो जब सीरीज़ में जोड़ते हैं तो तब ये 1/S1 + 1/S2 की फॉर्म में आता है, और जब पैरेलल जोड़ते हैं तो S1 + S2 की फॉर्म में आता है। ठीक है, यहाँ पर सीरीज़ में पूछा हुआ है, तो सीरीज़ के लिए आप यहाँ पर इसको थोड़ा फर्दर सॉल्व करेंगे, क्योंकि ऑप्शन में कुछ उस तरह से दे रखा है। तो इसको जब आगे सॉल्व करेंगे तो इस तरह से मिल जाएगा एलसीएम लेके, और फिर इसको हम इसका रेसिप्रोकल ले लेंगे, तो ये वाली चीज़ आपको ऑप्शन में दिख जाएगी, S1/S2 + S2। जब पैरेलल के लिए पूछा जाए तो इस तरह से हो जाता है। तो ऑप्शन ए यहाँ पर सही हो जाएगा। इन अ थिन सिलिंड्रिकल सेल द रेशियो ऑफ लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस टू हुप स्ट्रेस इज। अब देखिए, सिलिंड्रिकल सेल में हम दो तरह की स्ट्रेस पढ़ते हैं और दोनों के फॉर्मूले में ज़रा सा फ़र्क होता है। तो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस को हम दिखाते हैं सिग्मा एल से, और ये हो जाती है PR/2T। इसको हम D की फॉर्म में भी लिख सकते हैं, डाया की फॉर्म में, तब ये 4T हो जाएगा। और जो हुप स्ट्रेस है उसको सिग्मा H से दिखाएंगे, और फिर ये PR/T हो जाएगा। इनका रेशियो पूछा हुआ है तो आप देख सकते हैं एक में 2 ज़्यादा है, और किससे किसका पूछा हुआ है ये भी ध्यान रखना है। तो लॉन्गिट्यूडनल टू हुप पूछा हुआ है, तो जो 2 है वो नीचे रह जाएगा, 1 ऊपर चला जाएगा, 1/2 हो जाएगा 0.5। ठीक है, कभी कभी ये उल्टा पूछता है। वैसे मैंने एक सवाल आगे ऐड किया है जिसमें इनका दूसरे तरीके से रेशियो पूछा हुआ है। एंगल ऑफ ट्विस्ट ऑफ सर्कुलर शाफ्ट अंडर द एक्शन ऑफ अ टॉर्जनल मोमेंट T इज गिवन बाय। अब यहाँ पर कुछ नहीं है, फॉर्मूला होता है जो, उसी को देखना है। तो हमें पता है T/J बराबर होता है gθ/L, और यहाँ पर बोला है कि टॉर्जन T है, बाकी चीज़ें बोली नहीं हैं पर वही हैं जो होती हैं, और एंगल ऑफ ट्विस्ट पूछा गया है। तो ये थीटा जो है ये होता है एंगल ऑफ ट्विस्ट, T हमें टॉर्जन दे रखा है, J होता है पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया, G होता है शेयर मॉड्यूलस, जिसको हम मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी भी कहते हैं, और N से भी लिखा जाता है कई बार इसे, और L तो लेंथ हो जाती है शाफ्ट की। तो यहाँ से अगर हम थीटा को एक तरफ करें तो ये हो जाएगा TL/GJ। तो TL/GJ आपको ऑप्शन बी में मिल जाएगा।
Two shafts of same length and material are joined in series. If the ratio of their diameters is 2, then the ratio of angle of twist will be. आप देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि इन्हें सीरीज़ में जोड़ा गया है. हम इसके प्रॉपर डेरिवेशन करते हैं जब शाफ्ट को पैरेलल जोड़ा जाता है और जब उन्हें सीरीज़ में जोड़ा जाता है. तो जब सीरीज़ में जोड़ा जाता है तो उसके अलग फार्मूला निकल के आते हैं, पर उससे पहले आपको ध्यान क्या रखना है, यहाँ पर सेम लेंथ एंड मटेरियल लिखा हुआ है. अब इसका क्या मतलब है अभी समझ में आ जाएगा. डाया एक का दूसरे के मुकाबले ज़्यादा है, 2 गुना है. तो देखिए कुछ इस तरह से सीरीज़ में जुड़ती हैं शाफ्ट. डायग्राम में आप देख सकते हैं, एक तरफ फिक्स एंड है, एक शाफ्ट जुड़ी हुई है, फिर अगली जो है उसका डाया आधा है पहली वाली से. लेंथ यहाँ पे दोनों की मैंने सेम कर दी है, अलग भी हो सकती है पर यहाँ पे बोला गया है सेम है. तो देखिए जो टॉर्जनल इक्वेशन से हम थीटा निकालते हैं TL/GJ, जो अभी हमने देखा था, तो इसमें क्या होता है सीरीज़ में, इस चीज़ को आप ज़रा ध्यान से सुनिएगा. सीरीज़ वाले केस में जो थीटा है वो अलग अलग होता है, यानी दोनों शाफ्ट में जो एंगल ऑफ ट्विस्ट आएगा वो अलग आएगा, लेकिन जो टॉर्जन आएगा वो सेम आएगा. जबकि पैरेलल में अलग होता है. पैरेलल में जो थीटा है वो सेम होता है, दोनों के लिए थीटा यूज़ करते हैं, और पैरेलल में जो टी होता है वो अलग होता है, इसलिए वहाँ पर T1 T2 लिखते हैं और थीटा को थीटा ही लिखते हैं दोनों में. ठीक है, वापस सीरीज़ पे आ जाइए. तो सीरीज़ में जो है वो एंगल ऑफ ट्विस्ट अलग अलग होता है, यानी ये ज़्यादा घूमेगी या कम घूमेगी, कॉमन सेंस वाली बात है वैसे भी. और टी इनका सेम होता है, जितना टॉर्जन यहाँ लग रहा होगा उतना ही यहाँ लगेगा, उतना ही यहाँ लगेगा, तो इसलिए सेम हो जाता है. ठीक है, बाकी जो जनरल फार्मूला है वो हम इस तरह से लिखते हैं दोनों के लिए. ठीक है, ये पहली वाली के लिए इधर और ये वाला इधर दूसरी वाली के लिए जो फिक्स्ड एंड पे है. तो इसमें L और जो G है वो हम 1 और 2 की फॉर्म में नहीं लिखेंगे, क्योंकि लेंथ भी सेम दे रखी है और मटेरियल भी सेम है. तो मटेरियल सेम होने पे यंग्स मॉडुलस भी सेम हो जाता है और शेयर मॉडुलस भी सेम हो जाता है. तो इनका जब हम रेशियो देखेंगे तो T, L और G ये तीनों चीज़ें कैंसिल आउट हो जाएंगी, बचेगा सिर्फ J1 और J2. और रेसिप्रोकल में है तो उल्टा हो जाएगा, θ1/θ2 हो जाएगा J2/J1. अब J यहाँ पर पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, जो कि π/32 d⁴ होता है. ठीक है, ये उसका डबल होता है, जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है I उसका डबल होता है, क्योंकि वो π/64 होता है, ये 5/32 हो जाता है. अब यहाँ पर हमें पता है कि जो डाया है वो एक का डबल है सेकंड वाले का, जिसके लिए हम 2 यूज़ कर रहे हैं इस वाले के लिए. तो यहाँ पे 2d⁴ करेंगे, नीचे सिर्फ d⁴ करेंगे, ऊपर 16 आ जाएगा. तो हम कह सकते हैं कि ये जो पहली वाली, एक सेकेंड, ये जो पहली वाली शाफ्ट है जिसके लिए हम θ1 यूज़ कर रहे थे, उसमें जो एंगल ऑफ ट्विस्ट होगा वो दूसरी के मुकाबले 16 गुना होगा, यानी इसके मुकाबले. ठीक है, अगर मान लेते हैं इसमें 1 रेडियन का ट्विस्ट आ रहा है इस वाली में, तो इस अगली वाली में 16 रेडियन का ट्विस्ट आएगा. ठीक है, इतना ज़्यादा नहीं आता है, पर मैंने आपको एग्जाम्पल के लिए बताया. तो 16 यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा. For a hollow shaft of external and internal dia 10 cm and 5 cm respectively, the torsional sectional modulus will approximately. तो हॉलो शाफ्ट के लिए डायरेक्ट फार्मूला यूज़ करते हैं हम सेक्शन मॉड्यूलस का. सीधा फार्मूला देख लीजिए आप. देखिए ZP बराबर हो जाता है π/16 d⁴ माइनस d⁴ कैपिटल माइनस स्मॉल, एक्सटर्नल माइनस इंटरनल, और डिवाइड में आ जाता है D. ठीक है, जो इसका पोलर मूवमेंट होगा वो ऐसा नहीं होता है, वो नॉर्मल हो जाता है. चलिए वो आगे जब आएगा तभी बताऊंगा. तो ये इसका फॉर्मूला होता है हॉलो सर्कुलर शाफ्ट में पोलर सेक्शन मॉड्यूलस का. D यानी कैपिटल D यानी एक्सटर्नल डाया और स्मॉल d यानी इंटरनल डाया. आंसर हमको सेंटीमीटर क्यूब में ही चाहिए था, इनको बदलेंगे नहीं, ऐसे रखेंगे, सॉल्व कर लेंगे तो आ जाएगा 184.07 सेंटीमीटर क्यूब. तो सबसे सही ऑप्शन यहाँ पे A हो जाएगा. विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शंस विल बी बेस्ट इन टॉर्जन. तो टॉर्जन में हॉलो सर्कुलर सेक्शन जो है वो बेस्ट माना जाता है. ऑप्शन बी यहाँ पर सही होगा. इफ़ अ क्लोज coiled helical spring absorbs 30 Newton mm of energy while extending by 5 mm, its stiffness will be. तो इन चीज़ों में रिलेशन होता है एनर्जी में जो
एक्सपेंशन हो रहा होता है वहाँ पे, इलोंगेशन, और जो स्टिफनेस होती है। फार्मूला होता है हाफ kx² बराबर जो एनर्जी होती है, एनर्जी का फार्मूला होता है। एनर्जी हमें 30 दे रखी है, यूनिट्स की कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पे, mm वगैरह में ही दे रखी है, आंसर भी उसी में आ जाएगा। तो और x जो यहाँ पे डिफॉर्मेशन होता है, k होती है स्टिफनेस, तो k हमें निकालना है, बाकी चीज़ें दे रखी हैं। तो k बराबर आ जाएगा 2.4 जब सॉल्व करेंगे। तो ऑप्शन इसके हिसाब से जो नियरेस्ट है वो 2 हो जाएगा। ठीक है। A circular shaft fixed at A has dia D for half of its length and diameter d/2 over the other half. What is the rotation of C relative to B if the rotation of B relative to A is 0.1 रेडियन। अब देखिए ये सवाल मैंने अभी आपको कराया था, इसको आप यहाँ से देखिए, जो फिक्स्ड एंड पे है शाफ्ट उसका डाया है D, और फिर जो अगली उससे जुड़ी हुई है उतनी ही लेंथ पे उसका डाया है d/2। तो सेम केस हो गया कि इधर वाली का डाया 2 गुना है जो फिक्स पे है, और एक का हमें रोटेशन दे रखा है, दूसरी का पूछ रखा है। अब किसका दे रखा है, देखिए C to B का पूछ रखा है, यानी जो फ्री हैंड वाली है उसका पूछ रखा है, और B to A वाली का दे रखा है 0.1 रेडियन। तो मैंने आपको अभी बताया था कि इसका रोटेशन हमें दे रखा है 0.1 रेडियन और इसका बताना है। तो अभी हमने अच्छे से इसको समझा कि ये कहाँ से आता है। हमने ये भी देखा कि जो फ्री एंड पे है उसका रोटेशन फिक्स वाली के मुकाबले 16 गुना होगा अगर लेंथ सेम है, मटेरियल सेम है, और फिक्स वाली का डाया फ्री वाली के डाया से 2 गुना है। ये कंडीशन है यहाँ पर, हर बार नहीं होगा 16। ठीक है, तो 16 होगा, तो जस्ट आप इस जो चीज़ दे रखी है इसको 16 टाइम कर दीजिए, अगर आपको ये लाइन समझ में आती हो तो। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1.6 रेडियन, 16 का मल्टीप्लाई कर देंगे इसमें। A shaft rotating NRM under a torque T transmits a power of T pi n by 30 न्यूटन मीटर्स पर सेकेंड। अच्छा देखिए यहाँ पर पावर ट्रांसमिशन का फॉर्मूला पूछा हुआ है, इसको आपको मैं समझा देता हूँ एक बार अच्छे से, क्योंकि इससे रिलेटेड आगे न्यूमेरिकल ऐड किए गए हैं। देखिए इसका फॉर्मूला जो है, ये छोटा सा डेरिवेशन होता है इसका, पर आप सीधा फॉर्मूला समझ लीजिए। इसका फॉर्मूला वैसे निकल के आता है 2 pi n t। अब ये जो n होता है, ये इसकी ऐसा यूनिट तो होती है रोटेशन पर सेकंड, लेकिन जब हम न्यूमेरिकल करते हैं तो क्वेश्चन में हमें जो n की वैल्यू दे रखी होती है वो ज़्यादातर RPM में दे रखी होती है। ठीक है, इस चीज़ को आप दोबारा सुन लीजिए, जो हमें n चाहिए होता है ऐसा यूनिट में वो पर सेकंड में चाहिए, रोटेशन पर सेकंड में। हम पढ़ते हैं इसको, हमने फिजिक्स में कई बार पढ़ा है इससे पहले भी, फ्रीक्वेंसी है ये बेसिकली, तो ये पर सेकंड में चाहिए होती है। और क्योंकि जो क्वेश्चन होते हैं सारे उनमें ये RPM में दिया होता है, आपने देखा होगा मैकेनिकल का टॉपिक है ये वैसे शाफ्ट, तो इसमें सारी चीज़ें RPM में चलती हैं। तो हर बार हमको ये कन्वर्ट ना करना पड़े, इसलिए हम फॉर्मूले में ही 60 का डिवाइड कर देते हैं। यानी अब जब हम न्यूमेरिकल करेंगे तो n की वैल्यू जो हमें RPM में दे रखी है उसको उतना ही रखेंगे, और 60 क्योंकि हम फॉर्मूले में पहले ही लगा चुके हैं तो ऑलरेडी हमारा आंसर जो है वो ऐसा यूनिट में ही आएगा। यानी पावर का निकाल रहे हैं तो पावर जो है अपने आप वाट में आ जाएगी। ठीक है, तो ये इसका फॉर्मूला है। अब आप देख सकते हैं कौन सा ऑप्शन सही है। यहाँ पर 2/60 को सीधा 30 कर दिया है उन्होंने, और दूसरी चीज़ जो है वो ये है कि मिनट वाले ऑप्शन गलत हो जाएंगे, क्योंकि मैंने आपको बता दिया जब हमने इसको 60 से डिवाइड कर दिया है तो ये सेकंड में कन्वर्ट हो चुका है अपने आप। ठीक है, तो न्यूटन मीटर पर सेकंड हो जाएगा इसका सही ऑप्शन, ऑप्शन ए। वीडियो आपको लाइक करनी है ये, अगर आपको सही लग रही है, पसंद आ रही है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स रिप्रेजेंट द टॉर्क करस्पॉन्डिंग टू अ ट्विस्ट ऑफ 1 रेडियन इन शाफ्ट ओवर इट्स यूनिट लेंथ। यूनिट लेंथ की बात हो रही है और 1 रेडियन की बात हो रही है। देखिए इस सवाल को करने के लिए आपको इतना समझ में आना चाहिए कि कौन कौन सी चीज़ें दे रखी हैं। ठीक है, टॉर्सनल इक्वेशन यूज़ होगी यहाँ पर। एंगल ऑफ ट्विस्ट 1 रेडियन दे रखा है, लेंथ 1 यूनिट दे रखी है, तो ये दोनों चीज़ें हट जाएंगी जब हम इनकी जगह 1 रखेंगे। टी बराबर हमें मिल जाएगा GJ। ठीक है, और ये होती है टॉर्सनल रिजिडिटी। जिस तरह से EI होती है फ्लेक्सुरल रिजिडिटी, तो उसी तरह से GJ हो जाती है टॉर्सनल रिजिडिटी। E की जगह G आ जाता है और I की जगह J आ जाता है, यानी यंग्स मॉड्यूलस की जगह शेयर मॉड्यूलस और मोमेंट ऑफ इनर्शिया की जगह पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ जाता है।
तो ये दोनों काफ़ी रिलेटेड हैं और ये डायरेक्ट भी सवाल पूछा जा सकता है कि बताइए इनमें से टॉर्जनल रिजिडिटी कौन सी है, ठीक है। तो ऑप्शन बी यहाँ पर सही हो जाएगा। टू शाफ्ट्स हैविंग सेम लेंथ एंड मटेरियल ज्वाइंड इन सीरीज एंड सब्जेक्टेड टू अ टॉर्क ऑफ 10 किलोन्यूटन मीटर, इफ द रेशियो ऑफ देयर डायमीटर इज़ 2:1 देन द रेशियो ऑफ देयर एंगल्स ऑफ ट्विस्ट इज़। अब देखिए ये सवाल तो मैं आपको वैसे करा चुका हूँ और वही बोला जा रहा है इसमें कि जो डाया का रेशियो है वो 2 गुना है पहली वाली के, तो इनका रेशियो बताओ एंगल ऑफ ट्विस्ट का। पर यहाँ पर ये सवाल जिस तरह से पूछा गया है, अभी हमने जो 2 सवाल किए इससे रिलेटेड वो कुछ इस तरह से थे कि पहले वाले में तो आपने देखा ऑप्शन थे 2, 4, 8, 16 करके, तो डेफिनेटली 16 ही उसमें सही ऑप्शन होगा। पर यहाँ पर क्या कर दिया गया है, एक ऑप्शन दे दिया 16:1, एक दे दिया है 1:16, ठीक है। तो यहाँ पर मेरे हिसाब से इसमें हमें उसी फॉर्म में चलना चाहिए जिस फॉर्म में चीज़ें दे रखी हैं। तो डाया जो है वो 2:1 दे रखा है, तो 2:1 कब होता है, ये पहली वाली का 2 होता है, इसका 1 होता है। तो अगर हम एंगल ऑफ ट्विस्ट का रेशियो इसी का देखें, यानी इसका और इसका देखें, ठीक है, आप समझ रहे हैं सीक्वेंस की बात हो रही है, तो तब उस हिसाब से ये 1:16 आएगा। अगर आप इससे इसका देखेंगे तब तो 16:1 आएगा, पर अगर हम इससे इसका देखेंगे, ठीक है, 1-2 करके बोल देते हैं, इसको 1 मान लेते हैं, इसको 2 मान लेते हैं। अगर 2 से 1 का देखेंगे आप, जैसा कि क्वेश्चन में दे रखा है जिस फ्लो में, तब तो 1:16 आएगा, और 1 से 2 का देखेंगे तो 16:1 आएगा। ये मैं आपको समझा चुका हूँ पहले से ही, तो यहाँ पर डी ऑप्शन सही होना चाहिए क्वेश्चन के फ्लो के हिसाब से, ऑप्शन डी यहाँ पर सही होगा। द पावर ट्रांसमिटेड बाय अ 75 mm डाया शाफ्ट एट 180 RPM सब्जेक्टेड टू अ मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस ऑफ 60 Nm/mm² इज़ नियरली। देखिए ये न्यूमेरिकल होते तो काफ़ी आसान है, पर कैलकुलेटिव है थोड़ा सा। ये आते ही ऐसे एग्ज़ाम्स में हैं जहाँ पर कैलकुलेटर अलाउ होता है, ठीक है, ये ऐसे एग्ज़ाम से लिए गए क्वेश्चन हैं। तो देखिए यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि जो n की वैल्यू होगी वो RPM में ही दी होती है जनरली, तो हमें इसमें बदलना नहीं होता है, हम पहले ही फॉर्मूले में 60 रख चुके होते हैं। तो यहाँ पर आपको डाया और से दे रखा है और टाउ मैक्स दे रखा है, तो पावर का फॉर्मूला यूज़ करने से पहले हम क्या करेंगे, हमारे पास टी नहीं है यहाँ पर, और डाया दे रखा है और टाउ मैक्स दे रखा है, तो ये जो डाया है और ये जो टाउ मैक्स है इनकी मदद से हम पहले टी निकाल लेंगे। अब टी कैसे निकलेगा, टी बराबर ZP इंटू टाउ मैक्स। सबसे पहले सवाल में मैंने इस फॉर्मूले का जिक्र किया था आपसे, तो इसको यूज़ कर लेंगे और Z की जगह π/16 d³ रखेंगे। इसको पूरे को सॉल्व करके हमें टी मिल जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं 4.97, ये वाला 4.97 इंटू 10⁻⁴। अच्छा ये 6 आया पहले तो न्यूटन mm में। अब यहाँ पर समझिए थोड़ा सा, देखिए जब हमें टी निकालना था तो उसमें हमें डी और टाउ मैक्स की ज़रूरत थी, तो डी और टाउ मैक्स दोनों में आप देख सकते हैं mm है दोनों में और न्यूटन है। सॉल्व करेंगे तो आंसर हमारा न्यूटन mm में आ जाएगा यहाँ पर, ठीक। इसके बाद जब हम पावर का फॉर्मूला यूज़ करेंगे तो उसमें 2 चीज़ें आती हैं, एक आता है n, दूसरी चीज़ आती है t। अब n को तो हम SI यूनिट में यूज़ कर रहे हैं, हालांकि वो RPM है लेकिन डिवाइड 60 है, तो जब n SI यूनिट में यूज़ हो रहा है तो t भी वहाँ पे SI यूनिट में होना चाहिए। तो न्यूटन mm को हम वैसे ही नहीं लिखेंगे, उसको न्यूटन मीटर में कन्वर्ट करेंगे, तो इसलिए 10⁻⁶ क्या हो जाएगा, 10⁻3। ये यहाँ पर समझने वाली चीज़ है, जो पिछले 20 सेकंड मैंने बोला ये आपको अच्छे से समझना है यहाँ पर, नहीं तो ये सवाल गलत हो जाते हैं काफ़ी हद तक। अब हम n और t दोनों को SI यूनिट में यूज़ कर लेंगे और फिर हमारा p निकल के आ जाएगा। अच्छा 1000 से और डिवाइड कर लिया यहाँ पे, क्योंकि आंसर किलोवाट में बताना था हमें, तो उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। और बाद में भी कर सकते हैं, पहले भी कर सकते हैं, तो आंसर आ जाएगा 72.86। तो नियर ऑप्शन क्या हो जाएगा, 73 किलोवाट। चलिए एक और सवाल है उसी के जैसा, अब इसमें देखते हैं। देखिए 80 डाया दे रखा है, पावर इसमें दे रखी है हमें 100 किलोवाट, और जो रेट है घूमने का फ्रिक्वेंसी वो दे रखी है 200 RPM। इसमें हमें शेयर स्ट्रेस पूछा हुआ है। अब इस सवाल को भी आप समझिए तो काफ़ी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी फिर से। गिवन डेटा क्या है, डाया है 80 mm और RPM दे रखी है फ्रिक्वेंसी 200 RPM। पावर को हमने SI यूनिट में कन्वर्ट कर लिया है, मैंने आपको बताया था इस फॉर्मूले में SI यूनिट में ही रखना सारी चीज़ों को। तो जब n RPM में होगा यानी सेकंड में अपने आप हो जाएगा वो डिवाइड बाय 60 से, और जो t है वो हमें यहाँ पे निकालना है। तो उसके लिए क्या चाहिए कि जो p है
जो 100 किलो वाट है उसको वाट में बदल दीजिए, यानी 10⁻³ की मल्टीप्लाई कर दें उसमें, और जो n है उसको तो वैसे ही रखना है क्योंकि 60 अपने आप आ जाता है उसके डिवाइड में। इसको सॉल्व करके जो t मिलेगा वो न्यूटन मीटर में मिलेगा। ऑब्वियस सी बात है SI यूनिट में मिलेगा। पर अब जो हम आगे टाउ निकालेंगे, पिछले सवाल से उल्टा है ये सीधा, ठीक है। अब यहाँ पर जो टाउ निकालेंगे वो T/ZP से निकालेंगे। अब जो Z है और जो Z है उसमें जो D है वो mm में है, ठीक है, उसका क्यूब होता है तो उसको mm में ही रहने देते हैं, और जो T है उसको mm में बदल देते हैं यहाँ से। तो अब जो T है वो mm में बदल चुका है, यहाँ पे डाया तो ऑलरेडी mm में दे रखा है, और आंसर भी हमें mm की फॉर्म में ही चाहिए। तो इसलिए बेहतर क्या था कि इस T को ही यहाँ पर mm में बदल दिया जाए, ठीक है, जैसा कि कर भी रखा है। तो अब हम इसको फर्दर सॉल्व करेंगे। D की जगह रखेंगे π/16 d³ जो कि सर्कुलर शाफ्ट के लिए पोलर सेक्शन मॉड्यूलस होता है, ठीक है। और सॉल्व करेंगे, फिर ये कैलकुलेशन है थोड़ा सा, जैसा कि मैंने बताया ये ऐसे एग्ज़ाम में आता है जहाँ कैलकुलेटर अलाउड होता है। तो यहाँ से टाउ निकल के आ जाएगा 47, 49 जो कि लगभग हो जाएगा 48, ठीक है। If a shaft is turning at n rpm and the mean torque to which the shaft is subjected is t न्यूटन मीटर, the power transmitted by the shaft is, देखिए यहाँ पर दे रखा है ना सारा, ये SI यूनिट में दे रखा है, ये दे नहीं रखा है पर मैं आपको समझा चुका हूँ इसका क्या मसला है, ठीक है। और ये किलोवाट में है तो इसका यहाँ पे अपना हिसाब हो जाएगा। तो अभी हम पढ़ते हैं ना 2π/T/60, तो 60 की जगह 60,000 हो जाएगा बस, क्योंकि किलोवाट में बोला गया है, 1000 का डिवाइड और कर लेंगे। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है यहाँ पर। इस सॉलिड शाफ्ट रोटेटिंग एट 180 rpm इज सब्जेक्टेड टू अ मीन टॉर्क ऑफ 5000 न्यूटन मीटर, व्हाट इज़ द पावर ट्रांसमिटेड बाय शाफ्ट इन किलोवाट। अब ये सवाल काफ़ी सिंपल है, 13 और 14 जैसा नहीं है। यहाँ पे आपको n दे रखा है, t दे रखा है, दोनों उसी यूनिट में दे रखे हैं जिसमें हमें चाहिए, ठीक है। तो सॉल्व कर लेंगे, सीधा इसको p का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, 1000 से डिवाइड और कर लेंगे क्योंकि किलोवाट में चाहिए, और पाई को नहीं छेड़ेंगे क्योंकि आंसर पाई में चाहिए, 30 पाई आ जाएगा इसमें, ठीक है। Two steel shaft A and B are used for transmitting power. The ratio of revolutions of shaft is NA/NB is 2. हाँ यहाँ 2 होना था पहले, फिर इन अदर वर्ड्स लिखा हुआ है यहाँ पे। द रेशियो ऑफ टॉर्क ऑन शाफ्ट, फिर यहाँ पे कैसा लिखा हुआ, इन अदर वर्ड्स TA/TB इज़, हाँ अच्छा ठीक है, ये जो चीज़ लिखी हुई है इसी को हम शॉर्ट में ऐसा लिख सकते हैं, ऐसा बोला गया है, ठीक। तो NA/NB यहाँ पर 2 है, यानी रिवॉल्यूशन का रेशियो 2 है, और टॉर्क का रेशियो जो है वो 1/2 है। पावर का बताना है, पावर का क्या रेशियो होगा। तो देखिए कितना सिंपल क्वेश्चन है, हम पढ़ते हैं ना 2π/NT होता है, अपॉन में 60 भी होता है। अब जो N1 N2 का रेशियो है वो 2 है, और जो T1 T2 का रेशियो है वो 1/2 है, दोनों साथ में मल्टीप्लाई में है, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, पावर में बराबर पड़ जाएगी बात। आप चाहें तो रेशियो निकाल के देख लीजिए, क्योंकि दोनों एक ही जगह पे हैं साथ में, तो 1 आ जाएगा पावर का रेशियो। ए शाफ्ट टर्न्स एट 150 rpm अंडर अ टॉर्क ऑफ 1500 न्यूटन मीटर, पावर ट्रांसमिटेड इज। सेम क्वेश्चन दोबारा है ताकि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। रोटेशन दे रखा है 150, टॉर्क दे रखा है, दोनों उस यूनिट्स में है जिसमें हमें चाहिए। सॉल्व कर लेंगे, अगेन 1000 से डिवाइड करेंगे क्योंकि किलोवाट में चाहिए, और अगेन पाई को नहीं छेड़ेंगे क्योंकि आंसर पाई में ही पूछा हुआ है। ऑप्शन सी यहाँ पर सही हो जाएगा। If a solid dia 20 cm, length 400 cm and 0.8 into 10⁵ Newton per mm square, when subjected to a twisting movement, produces maximum shear stress of 50 Newton per mm square. एंगल ऑफ ट्विस्ट बताना है रेडियन में, रेडियन में ही आता है आंसर जब हम यहाँ पे SI यूनिट्स यूज़ करते हैं। तो देखिए SI यूनिट्स भी यूज़ कर सकते हैं, और जो लेंथ की यूनिट अगर आप एक जैसे यूज़ करेंगे तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि वो कैंसिल हो जाते हैं आपस में, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कहीं सेंटीमीटर कहीं mm है, तो इनको सबको mm में बदल दिया जाए। लेंथ जो 400 सेंटीमीटर है वो 4000 mm हो जाएगी, और जो डाया 200 सेंटीमीटर है वो 20 सेंटीमीटर है वो 200 mm हो जाएगा। जो डेटा दे रखा है और जो पूछ रखा है उसके हिसाब से ये पता लगाया जा सकता है कि यही फार्मूला यूज़ होगा। टॉर्जनल इक्वेशन का ये एक पार्ट है, T/J को हटा के, ठीक है। क्यों होगा आप देख सकते हैं, 4 चीज़ें दे रखी हैं, इसमें थीटा पूछ रखा है, तो यही तो है, इसी फॉर्मूले तो आती है चारों पांचों चीज़ें। थीटा को एक तरफ कर देंगे, आर को चाहे तो आप आर लिखिए चाहे D/2 कर दीजिए, और
फिर डी को डायरेक्ट 200 कर लीजिए यहाँ पे, बाकी सारी चीज़ें दे रखी है। ये जो जी है यहाँ पे वो एन है यहाँ पे, ठीक है, शेयर मॉड्यूलस एक ही बात है। तो इसको सॉल्व करेंगे, पूरा निकल के आ जाएगा 0.025 रेडियन, ठीक है। जैसा कि मैंने बताया, जो न्यूटन है वो दोनों में न्यूटन है, और जो डिस्टेंस है वो सब में एमएम कर दिया हमने, तो वो सब अपने आप कैंसिल वगैरह होके इसको हम रेडियन में लिख सकते हैं फिर। तो ऑप्शन सी यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। इन अ शाफ्ट द शेयर मॉड्यूलस इज़ नॉट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, तो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं होता है। अब यहाँ पर रेडियस है, एंगल ऑफ ट्विस्ट है, तो अब देखिए शेयर स्ट्रेस टाउ अपॉन आर होता है, और सामने इसमें क्या क्या लिखा हुआ है तो इसका मतलब ये जी थीटा अपॉन एल को लिया जा रहा है यहाँ पे, ठीक है। ऑप्शंस देख के हमने पता लगाया इस चीज़ का। अब इसको करिए एक तरफ, बाकी चीज़ों को कर दिए दूसरी तरफ, तो हम देख सकते हैं ये जी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। नॉट बताना है ना किसके नहीं होगा, तो जी के तो हो रहा है ये प्रोपोर्शनल, ठीक है। रेडियस ऑफ शाफ्ट, हाँ तो आर जब इधर जाएगा तो आर के भी ये प्रोपोर्शनल होगा। एंगल ऑफ ट्विस्ट तो ऑलरेडी वहाँ पे है जी के बगल में, इसके भी प्रोपोर्शनल होगा। तो जिन तीन चीज़ों पे गोला कर दिया गया है उनके प्रोपोर्शनल होती है शेयर स्ट्रेस, एल के नहीं होती है, लेंथ के तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। तो ऑप्शन सी यहाँ पर सही हो जाएगा। वीडियो आपको ये शेयर करना है अपने व्हाट्सएप ग्रुप में, जहाँ पर आपके सिविल इंजीनियरिंग के फ्रेंड्स वगैरह होंगे, ठीक है। इससे वीडियो मेरी सपोर्ट मिलेगा, वीडियो और काम को भी। पिकअप द इनकरेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग, द टॉर्जनल रेजिस्टेंस ऑफ अ शाफ्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू। टॉर्जनल रेजिस्टेंस यानी टॉर्क की बात हो रही है, टॉर्क किसके प्रोपोर्शनल होगा। अगेन यहाँ पे रिजिडिटी ट्विस्ट वगैरह है, तो टी अपॉन जे बराबर लिख लेंगे जी थीटा अपॉन एल। ऑल राइट, तो जी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ये होता है, तो ये ऑप्शन नहीं होगा क्योंकि इसमें इनकरेक्ट बताना है ना, स्टेटमेंट सही लिखा हुआ है, टी जी के प्रोपोर्शनल है, ठीक है, पर हमें इनकरेक्ट बताना है। एंगल ऑफ ट्विस्ट के भी प्रोपोर्शनल है, तो ये भी नहीं होगा। रेसिप्रोकल ऑफ लेंथ, तो बात तो वही है, रेसिप्रोकल ऑफ लेंथ के प्रोपोर्शनल कहिए या लेंथ के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल कहिए, ये भी है। तो बचा डी मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अब देखिए ये जे मोमेंट ऑफ इनर्शिया नहीं है, ये पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, इसके तो प्रोपोर्शनल हो रहा है जब ये इधर जाएगा, लेकिन यहाँ पर लिख नहीं रखा है, यहाँ पे आई की बात कर रहा है, तो ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट हो जाएगा फिर ऑप्शन डी। The ratio of circumferential stress to the longitudinal stress in the walls of a cylindrical cell due to flowing liquid is। अब ये सवाल मैंने आपको कराया था, बस वहाँ पे क्या था, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस टू हुप स्ट्रेस था, हुप स्ट्रेस को ही यहाँ पे सर्कमफ्रेंशियल स्ट्रेस बोला जा रहा है, तो उल्टा हो जाएगा। यहाँ पे पिक्चर देख लीजिए आप, वहाँ पे ऊपर नीचे किया हुआ था, पहले लॉन्गिट्यूडनल था, यहाँ पर लॉन्गिट्यूडनल बाद में आ गया है, तो एच अपॉन एल कर देंगे हम यहाँ पे, ठीक है, सिग्मा एच अपॉन सिग्मा एल। वहाँ पर 1/2 आया था, तो यहाँ पे 2/1 आ जाएगा। चलिए ऑप्शन डी यहाँ पर सही होगा। इफ़ डी एंड डी कैपिटल एंड स्मॉल आर एक्सटर्नल एंड इंटरनल डाया ऑफ अ सर्कुलर शाफ्ट रेस्पेक्टिवली, द पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज। तो पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया की बात हो रही है, देखिए हॉलो सर्कुलर शाफ्ट की बात हो रही है क्योंकि एक्सटर्नल और इंटरनल दे रखा है, ठीक है। तो वैसे तो मैं आपको इस फॉर्मूला बता चुका हूँ, पर मैंने आपको शुरू में कहा था, मैं आपको आगे बताऊंगा कहाँ से आता है। तो देखिए इस केस में क्या होता है कि ये जेड डायरेक्शन की बात होती है, और जेड डायरेक्शन में जब हम इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालते हैं आई जेड, तो वो आई एक्स प्लस आई वाई से निकलता है, जो हम इसकी थ्योरम भी पढ़ते हैं परपेंडिकुलर एक्सिस वाली, ठीक है। तो इन दोनों को हम ऐड कर लेंगे यहाँ पे, और जो π/64 दो बार ऐड होगा वो π/32 हो जाता है फिर, ठीक है। तो ये वो फॉर्मूला है पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया का हॉलो सर्कुलर शाफ्ट के लिए। और जब मैंने जेड की बात करी थी, तो ये जेड में क्या हो गया था, π/16 हो गया था, और डी क्यूब नहीं हुआ था, जो जनरली होता है जब हम पढ़ते हैं सर्कल के लिए, तो डी क्यूब नहीं हुआ था, वो क्या हुआ था, कैपिटल डी माइनस स्मॉल डी और डिवाइड में डी था, ठीक है। तो ये फ़र्क है, ये ध्यान रखना है। ये जो पहला फार्मूला है ये है पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर हॉलो सर्कुलर शाफ्ट, और जो दूसरा है वो है पोलर सेक्शन मॉड्यूलस फॉर हॉलो सर्कुलर शाफ्ट, ठीक है। अब आपके पास अगर ये दो चीज़ें हैं तो आप इसमें बाकी कैलकुलेशन कर सकते हैं, जो टी बराबर लिखते हैं हम सिग्मा इंटू जेड, सॉरी टाउ इंटू जेड करके, ठीक है। तो ऑप्शन डी यहाँ पर सही हो जाएगा, π/32 d⁴ माइनस स्मॉल d⁴।
A circular shaft of dia D and length L is subjected to a torque T and bending moment M. The ratio of maximum shear stress to bending stress. अब पहले ही सवाल में मैंने आपको ये कराया था, पर वहाँ पे क्या था, बेंडिंग स्ट्रेस टू शेयर स्ट्रेस था, ठीक है। तो उल्टा हो जाएगा यहाँ पे, अब समझाने की ज़रूरत नहीं है। वहाँ पे 2m/T आया था, यहाँ पर T/2m आ जाएगा बस। लास्ट क्वेश्चन, ए ओपन एंडेड थिन सिलिंड्रिकल सेल सब्जेक्टेड टू अ यूनिफॉर्म इंटरनल प्रेशर विल बी सब्जेक्टेड टू हुप स्ट्रेस ओनली, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस ओनली या बोथ। देखिए बोथ इसका सही आंसर होगा, अभी हमने पढ़ा था। हालांकि कम ज़्यादा आता है, इंटेंसिटी उनकी कम ज़्यादा होती है, पर स्ट्रेसेस दोनों डेवलप होती हैं वहाँ पर। तो ऑप्शन सी यहाँ पर सही हो जाएगा। ये थे आपके 25 MCQs रिलेटेड टू टॉर्जन ऑफ शाफ्ट। वीडियो आपको शेयर करनी है एक तो, और दूसरा कमेंट करके अपना फीडबैक देना है, या इस वीडियो में जो कमियां थी वो भी बतानी है। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।